this is Varsha Sakare. Welcome to Raghuvansh Convent School. लास्ट अपन ने 6th क्लास में क्या पढ़ा था? 6th चैप्टर कंप्लीट किया था। 6th चैप्टर में अपन ने गाथा गजनंदन की ये कहानी अपन ने पढ़ रहे थे और अपनी थोड़ी सी ये 2-1 पेज कंप्लीट भी हो गए थे। ये थी एक मोटे से बच्चे की कहानी थी जिसमें मोटा बच्चा रहता है, उसको हमेशा ये समझा जाता है कि ये बच्चे जो मोटे रहते हैं वो किसी काम के नहीं रहते, पर जो गजनंदन थे वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फुर्ती थी, जो भी काम करते थे बहुत उत्साह से करते थे, लगन से करते थे। उसी के बारे में ये बताया गया है कि अपने स्कूल के छात्रों के साथ वो छात्रों के साथ वो गंगोत्री है जो ऊंची पहाड़ी पर गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है, वहां तक गए थे और अन्य छात्रों के साथ। तो ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था और वो उन्होंने गंगोत्री के दर्शन भी किए थे। उसके बाद सब लोग मिलजुल कर नाश्ता किया उन्होंने वहाँ पर उस पहाड़ी पर। उसके बाद अपने को थोड़ा सा ये पढ़ना है, थोड़ा रह गया है, देखते हैं अपन। फूल तोड़ने के लिए सभी दौड़ पड़े थे छात्र, फूल तोड़ने लगे थे। पेज नंबर 34 पे देखेंगे अब अपन। तोड़ते ही रहते यदि स्वामी जी ने आवाज ना दे दी होती। फूल तोड़ रहे थे, अगर तोड़ते ही रहते अगर स्वामी जी उनको आवाज नहीं देते। बच्चों तुम कहाँ हो, भोजन तैयार है, जल्दी आओ, अंधेरा होने लगा है। सवेरे स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे जाने के लिए छांटा। स्वामी जी ने 4 विद्यार्थियों को आगे की और आगे जाने के लिए छांट लिया और बाकी सब देखिए क्या हुआ। गजनंदन, भोला शंकर, तुषार और माचवे, शेष 3 विद्यार्थी मास्टर जी एवं एक सेवक पांचों नीचे डाक बंगले में लौट गए और ये 5 जने आगे बढ़ गए। ये 5 लोग मतलब 5 लोग, ये 5 लोग आगे की ओर बढ़ गए, बाकी मास्टर जी के साथ नीचे चले गए। रास्ते में बस बर्फ थी, बर्फ से ढकी चट्टानें थी, धीरे धीरे बढ़ना पड़ता था। कभी काले डरावने बादल अंधेरा कर लेते थे, कभी कभी सूरज की किरणें आंख मिचोली खेलने आती तो शिखरों पर चांदी सोना और मरकत मणियां जगमगा उठती। कभी कभी ऐसा लगता कि जो काले जो बादल थे वो डराते और कभी कभी ऐसा लगता कि जो धूप निकलती बादलों के अंदर से वो कैसी लगती, जैसे सोने चांदी की मणियां हो, वो चमक रही है ऐसी लगती। धीरे धीरे वे काफी ऊंचाई तक पहुंच गए। चारों ओर आसमान को छूते पर्वत ऐसे खड़े थे जो ऋषि लोग होते हैं ना, ऋषि देखे आपने, ऋषि लोग ऊपर को मुंह करके भगवान की स्तुति कर रहे हों। ऐसा लगता था जैसे ऋषि मुनि हैं और ऊपर मुख करके भगवान की स्तुति कर रहे हों, ऐसा लगता था। यहाँ पहुंचकर तीनों विद्यार्थी चुप हो गए, लेकिन गजनंदन कहाँ मानने वाले थे। बोले, स्वामी जी हमारे बड़े बड़े कवि यहाँ अवश्य आए होंगे। अब बाकी जो विद्यार्थी थे वो तो थक गए, मगर गजनंदन जी थके नहीं और वो कहाँ मानते, वो तो बोले ही जा रहे थे। जो विद्यार्थी थे वो चुप हो गए थे। देखिए स्वामी जी ने कहा, क्यों, तुम्हें कैसे पता चला कि बड़े बड़े जो कवि थे वो यहाँ आए होंगे। स्वामी जी ऐसे बोलते हैं। गजनंदन ने बड़े शांत भाव से कहा, नहीं आते तो महाकवि इकबाल कैसे लिखते। पर्वत वह सबसे ऊंचा हमसाया, आसमां का वह संतरी हमारा, वह पासवा हमारा। और रविंद्रनाथ कैसे लिखते, अंबर चुंबित भाल हिमालय, शुभ्र तुषार किरीटी नी। ये कैसे लिखते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि जो कवि हैं हमारे, उन्होंने जरूर पर्वतों के बारे में जो कविताएं लिखी
वो जरूर यहाँ पर आए होंगे, नहीं तो ये कविताएं कैसे लिख पाते। ठीक है, गजनंदन की ये बातें सबकी थकान दूर कर देती। जब वे सब अपना राष्ट्रीय ध्वज वहां गाड़ रहे थे, वह बराबर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और जन गण मन एवं वंदे मातरम गाता रहा। जो गजनंदन था, जब सबसे ऊपर की चोटी पे जाकर उन्होंने हिमालय चोटी पे जाकर जो अपना राष्ट्रीय ध्वज था उसे गाड़ा, तो उस समय जो गजनंदन थे वहां भी वो चुप नहीं रहे, सारे जहां से अच्छा जितने भी राष्ट्रीय गीत थे, जन गण मन वंदे मातरम, ये सब गा रहे थे। यहीं से वे लौट पड़े क्योंकि रात दूर नहीं थी। उतर आई, उत्साह भी था, लड़के दौड़ने लगे। गजनंदन सबसे आगे था। स्वामी जी ने बहुत समझाया, परंतु अल्लड़ बच्चों के कान कहाँ होते हैं। सेवक तंबू ठीक करके और आगे आग जलाने लगे, आग लगाने के लिए चले गए, मतलब आग जलाने चले गए। सेवक ने तंबू गाड़ा और वो क्या करने लगे, आग जलाने के लिए। ठंड बहुत थी तो आग जलाने के लिए चले गए, मगर बच्चों को मास्टर जी चिल्ला रहे थे, डांट रहे थे, पर बच्चे नहीं सुन रहे थे। रास्ते में झील पड़ी, पूरी पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। लड़कों ने सोचा पत्थरों में चलना बड़ा कष्टकार है, क्यों न झील की बर्फ पर होकर चले। पर वे यह नहीं जानते थे कि बीच बीच में बर्फ कच्ची भी होती है। अब जो थे पत्थरों पर चल रहे थे सब छात्र, तो उन्होंने सोचा क्यों नहीं अपन बर्फ पे चलते हैं, बर्फ पर चलेंगे तो आसानी से चल लेंगे। पर वो बर्फ का ये नहीं जानते थे कि बीच में बर्फ कभी कभी जो बर्फ रहती है वो जम नहीं पाती है सही से। अब आगे देखेंगे, एकाएक भोला शंकर के पैरों के नीचे की बर्फ फट गई और वह नीचे झील में गड़प माने डूब गया, चला गया। रास्ते में फिर भोला शंकर को क्या हुआ, इसके बाद गिरते गिरते वह चीखा। सबने उसे देखा। एक क्षण को तो वह डर के मारे कांप उठा, लेकिन गजनंदन ने तुरंत चिल्लाकर कहा, तुषार, यहाँ चट्टान नहीं है, तुम बर्फ के उस गड्ढे को और गहरा करो, और माछवे तुम लंबे हो, रस्सी को भोला शंकर के पास फेंको। फिर भोला शंकर को डांट कर कहा, रस्सी पकड़, जल्दी कर मूर्ख, नहीं तो जम जाएगा। डरना नहीं, रस्सी मेरे कमर में बंधी है, तो मेरी कमर से 3 गुनी मोटी है, जो तेरी कमर से 3 गुनी मोटी है। गजनंदन ने रस्सी अपनी कमर में बांध ली और एक रस्सी का छोड़ किसको डलवा दिया, मचवे जो उनका एक वो छात्र था उनके साथ चल रहा था, उसने वो लंबा था तो उसने वो रस्सी किसको डाल दी, जो भोला शंकर था उसके लिए डाली। उसने रस्सी पकड़ ली और कहा, और यह कहते कहते उसने रस्सी का दूसरा छोर अपनी कमर में लपेटा और गड्ढे में कूद गया। तब तक चीख सुनकर स्वामी जी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने यह सब देखा तो अश कर उठे, लेकिन समय कहाँ था। डांटते हुए भोला शंकर को आदेश दिया, रस्सी के सहारे किनारे की ओर बढ़ो। डांटने से भी साहस पैदा होता है, विशेषकर खतरे में। भोला शंकर ठंड के मारे अकड़ रहा था, पर डांट ने उसे गर्मी दी। क्या हुआ, भोला शंकर ठंड के मारे घबरा था, उन्होंने डांटा उसके सामने जो उनके साथ चल रहे थे स्वामी जी, उन्होंने तो डांट के मारे उसको गर्मी मिल गई। पर तो आगे क्या हुआ देखिए, आगे जब भोला शंकर ने उसको किनारे पर, तुरंत वो किनारे पर आ गया भोला शंकर। फिर क्या हुआ, भोला शंकर के जो गीले कपड़े थे उसने अपने कपड़े उतारे और साइड में रखे। गजनंदन ने चमड़े वाला जैकेट पहन रखा था, उसने अपना जैकेट किसको दे दिया, भोला शंकर को दे दिया उसका कोट, और उसने पहन लिया। उसके बाद भोला शंकर के वो गजनंदन जो थे वो कहने लगे, मेरी हड्डियों तक ठंड नहीं पहुंच सकती क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारा मांस है। इस प्रकार से
वो आगे चले और आगे जाकर जो उनके सर थे, जहाँ पर वो रेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो आगे क्या हुआ, थोड़ा सा 5-1 किलोमीटर और बचा था रास्ता, पर रात हो गई, इसीलिए वो वहीं पर रुक गए। फोन करके मास्टर जी को बता दिया कि हम कल सुबह तक पहुंचेंगे। इस प्रकार से हंसते हंसते उन्होंने उस गजानंदन की कहानियों किस्सों को सुनते सुनते समय निकाला और सुबह होते ही वो अपने मास्टर जी के पास पहुंच गए। ठीक है, तो कहा जाता है कि मोटे जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटे लोग जो हैं वो कोई भी कार्य नहीं करते, आलसी होते हैं। पर उसके विपरीत जो गजानंदन थे, इसमें चैप्टर में यही बताया है कि गजानंदन की जो कहानी है वो कैसी है। गजानंदन ने ये प्रमाणित कर दिया कि जो मोटे लोग होते हैं वो लोगों को प्रसन्न रखने में बहुत मदद करते हैं, लोगों को खुश दिल होता है उनका, मतलब हमेशा हंसते रहते हैं और दूसरे लोगों को भी हंसाते हैं, दिलेर हिम्मत वाले होते हैं और दिमाग वाले भी होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, स्टे होम, स्टे सेफ।